गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में आपने शुरू किया था प्री रिजल्ट बैच में कंपनीज एक्ट के पहले चैप्टर को प्रिलिमिनरी, जिसमें आपने कुछ बातें अभी तक पढ़ ली हैं। आपने सेक्शन 1 पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें आपने बोला कि सेक्शन 1 हमसे 4 बातें करता है। सेक्शन 1 हमसे बातें करता है टाइटल की, एक्सटेंट की, कमेंसमेंट की और एप्लीकेबिलिटी की। तो आपने कहा कि जो कंपनीज एक्ट का टाइटल है, लॉन्ग टाइटल है, एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। जो इसका एक्सटेंट है वो है टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पे लगता है। आपने कहा कि कमेंसमेंट बताओ, तो भैया सेक्शन 1 जो है वो 30 अगस्त 2013 को एप्लीकेबल हुआ था। उसके बाद 98 सेक्शन जो है वो 12 सितंबर को आए थे, और उसके बाद 143 सेक्शन जो है वो 1 अप्रैल 14 को आए थे, एंड सो ऑन। और इस तरीके से पूरा कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन एप्लीकेबल होते होते तो 2018 हो गया। इस तरीके से हमने सेक्शन 1 की बातें करी थी, और हमने कहा कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में आपने कहा कंपनी क्या होती है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आपने कहा भाई कंपनी का मतलब होता है जिसका इनकॉर्पोरेशन या तो कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है या प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत हुआ है, उसको कंपनी बोलेंगे। उसके अलावा कुछ भी कंपनी नहीं होगी। तो क्या होगी, हाँ वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है, लेकिन वो कंपनी नहीं होगी। कंपनी होने के लिए उसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ के में होना जरूरी था। ये करने के बाद आपने एप्लीकेबिलिटी की बात कही। आपने कहा कि भाई कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी पे एप्लीकेबल है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आपने कहा कंपनीज एक्ट बैंकिंग पे भी लगता है, इंश्योरेंस पे भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगता है, लेकिन कितना, ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ देयर स्पेसिफिक एक्ट। ओनली टू द एक्सटेंट it is not inconsistent with their specific act। ये करने के बाद आपने कहा कि उसके अलावा उन कंपनियों पे लगती है जो स्पेशल एक्ट से बनी हुई हैं, और उन बॉडी कॉर्पोरेट्स पे लगती है जो नोटिफाइड बाय सीजी हैं, जिनको सीजी ने नोटिफाई करके रखा है, उन बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है कंपनीज एक्ट। आपने कहा भाई कौन से बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड है, तो एक तो था एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फॉरेन कंपनी जिसपे सेक्शन 379 टू 393 ए एप्लीकेबल हुआ, और इसके अलावा एलएलपी जिसपे आपने वाइंडिंग अप प्रोविजन लगाया। तो ये बातें आपने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो अदर डेफिनेशंस ऑफ कंपनी गिवन बाय वेरियस जस्टिस। कंपनी का जो डेफिनेशन आपने सेक्शन 2 क्लॉज 20 में देखा वो तो कंपनीज एक्ट ने दिया है, और वेरियस जस्टिस ने भी कंपनी को डिफाइन किया हुआ है। जैसे कुछ नाम आए हैं मार्शल का, कुछ नाम आए हैं, एक नाम है आपको मार्शल का, मार्शल ने डिफाइन किया है कंपनी को, जेम्स ने डिफाइन किया है कंपनी को, लिंडले ने डिफाइन किया है कंपनी को। इन्होंने क्या बोला कंपनी के डेफिनेशन में, तो मार्शल ने कहा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है भाई, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल है पर्सन। बात सही है, आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ। वी आर नेचुरल पर्सन क्योंकि हमारा नेचुरल बर्थ हुआ है, और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि ये मैन मेड है, कृत्रिम है, इसको लोगों ने बनाया है, इसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं हुआ। ये इनविजिबल है, आप देख नहीं सकते। आप जो देखते हैं वो कंपनी की बिल्डिंग दिखती है बेटा। आप अगर बोले कि रिलायंस को हम देख पा रहे हैं, तो आप रिलायंस नहीं देख पा रहे हैं, रिलायंस की बिल्डिंग देख पा रहे हैं। आप टॉपर्स की बिल्डिंग देख पा रहे हैं कि भैया ये U86 बिल्डिंग है, भैया ये ललिता पार्क बिल्डिंग है, आप टॉपर्स नहीं देख सकते हैं। मतलब ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, हम कंपनी को छू नहीं सकते। और इट एग्जिस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, ये केवल लॉ की नजर में एग्जिस्ट करता है।
तो इस तरीके से मार्शल ने डेफिनेशन दिया कंपनी का। जेम्स ने क्या डिफाइन किया? जेम्स ने डिफाइन किया कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। आपने कहा कि कंपनी जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहां लोग इकट्ठे हुए, यूनाइट हुए हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, उसको आपने कंपनी कहा जेम्स ने। लिंडले ने कहा कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेटेड बिलो, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक नीचे दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिए तो बेटा सेक्शन 9 में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसी को आपने बचपन में फाउंडेशन में फीचर बोला था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, इसी को आपने फीचर बोला था, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ 5 फीचर्स की बातें हुई थी। वहां आपने पढ़ा था कि कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सेल। कॉमन सेल में भी आपने पढ़ा कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने कॉमन सेल को ऑप्शनल बना दिया है, मतलब अब जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करना है वहां आप कॉमन सेल न लगा के कंपनी का कोई 2 डायरेक्टर साइन कर दे या एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो इट विल हैव द सेम इफेक्ट। मतलब 2015 के बाद कॉमन सेल इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 डायरेक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी प्लस डायरेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक आपने फाउंडेशन में, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने फाउंडेशन में 4 फीचर पढ़े थे, यहाँ 9 करेक्ट, सेक्शन भी 9, कैरेक्टर भी 9, सेक्शन भी 9, कैरेक्टर भी 9। कंपनी के कंपनीज एक्ट के सेक्शन 9 में कैरेक्टरिस्टिक बोला गया, सेक्शन भी 9 और कैरेक्टरिस्टिक भी 9। एक बार आप खुद से देखिए तो कैरेक्टरिस्टिक पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, दूसरा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, चौथा परपेचुअल सक्सेशन होगा, पांचवा लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, छठा कॉमन सेल तो ऑप्शनल हो चुका है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होगा, सेपरेशन होगा ऑनरशिप का मैनेजमेंट से, और सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। एक बार आप जस्ट एक चीज को थोड़ा सा इनको देखें तो कुछ याद आ रहा है, पुरानी बातें कुछ याद आ रही हैं, नहीं तो हम अभी आपको समझाएंगे। बताओ कितने कैरेक्टरिस्टिक? 9 कैरेक्टरिस्टिक। सेक्शन बोलो 9, तो यानी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 9 में कितने कैरेक्टरिस्टिक बोल, कैसे याद रखेंगे इसको? सेक्शन भी 9, सेक्शन भी 9, सेक्शन भी 9 और कैरेक्टरिस्टिक भी 9, सेक्शन भी 9 और कैरेक्टरिस्टिक भी 9। आप एक बार थोड़ा सा देखिए तो 9 कैरेक्टरिस्टिक कौन सा? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब बेटा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब क्या कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन? आपने कहा हाँ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है, तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, आपको कंपनी रजिस्टर करानी होगी। आप अगर कंपनी को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कंपनी कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। पहला कैरेक्टरिस्टिक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? क्या ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? क्या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? क्या आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड और लीगल मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, यानी इसको लोगों ने लॉ की प्रोसेस से क्रिएट किया है।
इसलिए ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मैन मेड है एंड क्रिएटेड बाय लॉ। पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दूसरा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी का। जैसे ही कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराएंगे, कंपनी अलग और उसको बनाने वाले मेंबर अलग। जैसे ही धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग सेपरेट एंटिटी और धीरू भाई अंबानी अलग, तो कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। आप फाउंडेशन में भी ये केस पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़ना है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसने क्या बोला कि सैलमन नाम का एक आदमी था, उसने अपना प्रोप्राइटरशिप बेच के और एक कंपनी बना ली थी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। 7 मेंबर का रिक्वायरमेंट था, 7 मेंबर घर वाले ही सारे थे, खुद था, बीबी थी, एक बेटी थी और उसके अलावा 4 बेटे थे। उन्होंने मिलकर कंपनी बनाई और उन्होंने प्रोप्राइटर के बिजनेस को टेक ओवर किया, परचेज कंसिडरेशन दिया। परचेज कंसिडरेशन में 20,000 के शेयर, 10,000 के डिवेंचर और बैलेंसिंग फिगर को कैश में दे दिया था। जब कल कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया और कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो उस समय जो क्रेडिटर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भैया पहले हमें दो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोल रहे हैं पहले हमें चुकाओ। लेकिन चूंकि सैलमन डिवेंचर होल्डर थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, तो उन्होंने कहा कि पहले हमें मिलेगा। तो उन्होंने कहा भाई कंपनी ये तो सिंगल पर्सन कंपनी बनाए हुए हैं, जो सैलमन है वही कंपनी है, इसके देख लो मेंबर्स भी उसके घर वाले हैं और 1 मैन कंपनी है, डायरेक्टर्स भी घर वाले हैं, तो पहले अनसिक्योर्ड को पेमेंट होना चाहिए था। तो वहां पे ये इंग्लैंड का केस है, लॉर्डशिप ने जजमेंट दिया था कि भैया कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं, इसलिए सैलमन अलग है, सैलमन अनलिमिटेड कंपनी अलग है। और चूंकि सैलमन कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर है और हमेशा कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो हमेशा पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को होता है, इसलिए सैलमन को पहले पेमेंट होगा इन प्रेफरेंस टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और पहले सैलमन को पेमेंट हुआ। यही केस था। जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आए हैं मुझे बताइए, क्या यही केस था क्या सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड का? जो क्या बताया था, कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग और उसको बनाने वाले मेंबर्स अलग 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 अलग, डिस्टिंक्ट डिफरेंट अलग अलग होते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक था बेटा परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है किसी मेंबर के आने से, जाने से, मरने से, पागल दिवालिया होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती ही रहेगी। कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती ही रहेगी। किसी मेंबर के आने से, जाने से, मरने से, जीने से, पागल दिवालिया होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी को क्या कर दिया बेटा? मेंबर्स की लायबिलिटी को क्या हो गया? मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड। जितने का कैपिटल लेके आए हैं, कल अगर कंपनी डूब जाए, दिवालिया हो जाए, तो हम सिर्फ उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। कॉमन सेल, कॉमन सेल क्या हो चुका है बेटा? ऑप्शनल। कॉमन सेल क्या हो चुका है? ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब अब अगर आपको किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो आइदर कॉमन सील लगाइए, नहीं तो साइन ऑफ 2 डायरेक्टर कर लीजिए, 2 डायरेक्टर साइन कर दे, या साइन ऑफ 1 डायरेक्टर प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी, ये सबका सेम प्रभाव है।
आगे बढ़िए। कॉमन सील क्या हो चुका है बेटा? ऑप्शनल। मतलब अभी किसी डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करना है तो कॉमन सील लगाओ, इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 डायरेक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी, दैट विल हैव दिस सेम इफेक्ट। आगे बढ़िए। लॉ के अंदर बेटा ये सब नाम हम लोग यूज करते हैं कि जज कौन है, जज का मतलब क्या, मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या, जस्टिस का मतलब क्या। एक बार आप देखें, एक बार आप देखें, आ गया। अच्छा, जज किसको बोलते हैं बेटा? हु एंटरटेन सिविल ऑफेंसेस, जो सिविल ऑफेंसेस को इंटरटेन करते हैं। जैसे आपने टैक्स नहीं दिया, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया, तो आपका मामला अगर कोर्ट में पहुंचा तो जो जजमेंट देगा सिविल मैटर पे वो कौन है? जज साहब। मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं? जो इंटरटेन करते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस को। आपने मर्डर किया तो वहां पे केस कौन देख रहा है? जो केस लड़ रहे हैं वो, आप जहां केस लड़ रहे हैं जिनके सामने जाके जो जजमेंट देंगे, जो आपको इंटरटेन करेंगे, वो कौन है? मैजिस्ट्रेट। और तीसरा होता है जस्टिस। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठते हैं और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करते हैं, मतलब लॉ ऑफ लैंड को डिसाइड करते हैं। और वो जो डिसाइड करते हैं वो सब पे एप्लीकेबल होता है, उनको बोलते हैं हम लोग जस्टिस। जज, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस। मैंने आपको एक बात बोली है, आप प्री रिजल्ट बैच में हैं, आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए, हम ये हैंड रिटन नोट्स आपको भेज देंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको आप सिर्फ मेरे साथ पढ़िए, और जब आप पढ़ के याद हो जाए उसके बाद अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। एक तरीका ये है। दूसरा ये तरीका है कि आप इसको नोट करते चल रहे हैं। जैसा अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशंस पढ़ा कि मार्शल ने क्या बोला, जेम्स ने क्या बोला, लिंडले। एक भी आपको नहीं पूछेंगे एग्जाम में, आपको डेफिनेशन एक ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और वो डेफिनेशन क्या है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 20, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन होता है यहाँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर बेटा, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, और अगर कंपनी प्राइवेट है तो उसका आर्टिकल रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। मुझे बताइए मालिक कौन होता है कंपनी का? शेयर होल्डर। मैनेजमेंट कौन देखता है कंपनी का? डायरेक्टर्स। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, अलग ही होते हैं मोस्टली केसेस में। कहीं कहीं आप देखिएगा कि एमडी जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, क्योंकि उसका भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसलिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और लास्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। जाहिर सी बात है, अब बेटा मैंने रिलायंस कंपनी के 5 शेयर खरीद लिए, तो क्या रिलायंस ट्रेंड, जियो, रिलायंस पेट्रोकेमिकल सब मेरा हो गया क्या? बोल रहे हैं नहीं। तो कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है और मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, सेपरेशन होता है प्रॉपर्टी का। केस हुआ था मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी का, याद है तो? मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस का कंपनी, एक टिम्बर कंपनी थी जिसका मेजर शेयर मकोरा के पास था, वो उस कंपनी का मेजर क्रेडिटर भी था। टिम्बर कंपनी थी, उसने सारे टिम्बर का इंश्योरेंस ले लिया था अपने नाम पे। टिम्बर का इंश्योरेंस किसके नाम पे करा लिया? अपने नाम पे। टिम्बर में आग लग गई, टिम्बर जल के राख हो गए। अब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, बोलता है भैया मुझे इंश्योरेंस क्लेम दो, मेरा नुकसान हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा तुम कौन? उसने कहा मैं तो टिम्बर कंपनी का मालिक हूं। बोले भाई सुनो, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी का असेट कंपनी का होता है, तो जिसका असेट है उसी के नाम पे इंश्योरेंस लेना होगा।
जिसका एसेट है उसी के नाम पे इंश्योरेंस लेना होगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, अब मेरे पड़ोसी ने एक नया ऑडी खरीदा, तो क्या उस ऑडी का इंश्योरेंस हम अपने नाम पे लेंगे कि वो कराएंगे? वो कराएंगे। जिसकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो उसके नाम पे होना चाहिए। अगर उसके नाम पे इंश्योरेंस नहीं है तो कल के दिन में जब प्रॉपर्टी को नुकसान होगा तो उसको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, उसको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक। आज की क्लास में आपने 2-3 बातें अभी तक की हैं। क्या क्या बात है आपने बात की है, ये आपको डेफिनेशन एक बार रीड करके छोड़ देना है बेटा। जस्ट रीड द डेफिनेशन एंड लेफ्ट इट आउट। इस डेफिनेशन को बस आपको एक बार रीड करके और छोड़ देना था। इस डेफिनेशन को आपको जस्ट रीड और इसको एक बार लेफ्ट इट आउट, जस्ट रीड एंड लेफ्ट इट आउट। इसको एक बार बस पढ़ के छोड़ देना है कि मार्शल ने क्या बोला, जेम्स ने क्या बोला, लिंडले ने। जस्ट रीड एंड लेफ्ट इट आउट, इसको एक बार रीड करके छोड़ देना है। आपको ये नहीं लिखना। आपको आज की क्लास में लिखना क्या था? सेक्शन 9 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। कंपनी के कितने कैरेक्टरिस्टिक है? 9। सारे बच्चे एक बार मुंह खोल के मुझे कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। सारे बच्चे एक बार मुंह खोल के मुझे कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। जो बच्चे लिख रहे हैं आप लिख लीजिए, और जो बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, वो केवल सुनना चाहते हैं और अभी केवल सुन के याद करना चाहते हैं और हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, आप मुझे बस एक बार हाय का मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको ये हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको मेरे साथ साथ उसको पढ़ना है, टिक करना है, और जब आपको याद कर लें आज, तो उसके बाद एक बार नोट करना है, तो सब काम हो जाएगा। हमें याद भी हो जाएगा, हम समझ भी जाएंगे और लिख भी लेंगे। सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं, सारे काम एक साथ करेंगे। ठीक है बेटा, हो गया। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, transferability of shares, separation of ownership from management, and last था separate property. Limited liability, common seal, limited liability, common seal. आप लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, सेक्शन 9 में 9 कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखा। 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट और सेपरेट प्रॉपर्टी। जस्ट रीड इट आउट। ये आपने फाउंडेशन में पढ़ लिया है, मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया, ये इंटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। जस्ट एक बार जो धूल था कैरेक्टरिस्टिक का, फीचर्स का, वो मैंने हटा दिया। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े।
आपने फाउंडेशन में भी कुछ केस लॉ वगैरह का नाम देखा, उसको पढ़ते कैसे हैं आपको पता है? हाउ टू रीड केस लॉ, हाउ टू रीड केस लॉ, केस लॉ को पढ़ते कैसे हैं? केस लॉ को पढ़ते कैसे हैं? मान लो ये लिखा हुआ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लंदन, उसके बाद 14, उसके बाद सीसी और उसके बाद 143, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? फाउंडेशन में आपने पढ़ा था कि जो पहला नाम होता है वो होता है प्लेंटिफ का, मतलब अग्रिप्त पार्टी जिसने केस किया है। जो दूसरा नाम होता है वो होता है डिफेंडेंट का, दुष्ट आत्मा जिसपे केस किया गया है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ऐसा वर्ड हम पढ़ते थे कहाँ? फाउंडेशन में। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा इस बात को, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस बात को कि पहला, अब जो पहला नाम है वो होता है पिटिशनर का जो केस फाइल करता है, दूसरा नाम होता है डिफेंडेंट का, दुष्ट आत्मा का जिसपे केस फाइल किया गया है। और अब एक चीज सोचो, मेरे ऊपर किसी ने केस किया, मेरे ऊपर किसी ने केस किया तो हम दुखी हैं, जिसने केस किया वो क्या वो खुश है, क्या वो भांगड़ा करते हुए गया है क्या कोर्ट में कि वो भी दुखी था इसीलिए कोर्ट गया है? बेटा वो बड़ा खुश था इसलिए कोर्ट गया है कि वो भी दुखी था इसलिए कोर्ट गया है? मुझे ये बताइए। वो भी दुखी था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप ठीक करेंगे। वहां पे आपके फाउंडेशन में प्लेंटिव प्लेंटिव वर्ड लिखा हुआ था, तो सारे टीचर्स ने, मैंने या जितने टीचर्स है सबने प्लेंटिव बोला। यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिए। पहला नाम होता है किसका? पहला नाम होता है पिटिशनर का जो केस करता है, दूसरा नाम होता है डिफेंडेंट का जिसपे केस किया गया है, और इन दोनों को चूंकि कष्ट है लॉ में इसलिए इन दोनों को बोलते हैं प्लेंटिव। दुखी है पिटिशनर जिसने केस किया, डिफेंडेंट दुष्ट आत्मा पे केस किया। ब्रैकेट में आपको कोर्ट का नाम लिखा होता है बेटा, ब्रैकेट में बॉम्बे लिखा हुआ है, इलाहाबाद लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ है? कोर्ट का नाम है, नेम ऑफ कोर्ट, नेम ऑफ कोर्ट। उसके बाद जो नंबर होता है वो केस का नंबर होता है, नंबर ऑफ केसेस। मान लो एक साल में बहुत सारे केसेस हुए हैं, ये कौन सा केस नंबर है ये यहाँ लिखा होता है। इसके बाद अगर ब्रैकेट में एलजी लिखा है, सीसी लिखा है या आईटीआर लिखा है तो इसका क्या मतलब है? अगर ब्रैकेट में एलजी लिखा हुआ है तो एलजी का मतलब होता है कि ये लॉ का केस है, लॉ जर्नल में मिलेगा। सीसी लिखा हुआ है तो ये कंपनी लॉ का केस है, कंपनी केस है। और अगर आईटीआर लिखा हुआ है तो इनकम टैक्स रेकनर है, ये इनकम टैक्स में मिलेगा ये केस। इसको बोलते हैं साइटेशन, कि ये मिलेगा कहाँ? साइटेशन। और लास्ट में लिखा होता है पेज नंबर, मतलब अगर आप कंपनी का केस है तो आप जाइएगा कंपनी केस में और उसका फाइल उठाइएगा, उतने पेज नंबर पे जाइएगा तो वो केस नंबर का डिसीजन जो आया है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, आपने देखा होगा बेटा मूवी वगैरह में कि वकील साहब के घर, वकील साहब के कैबिन में बहुत सारे फाइल लगे होते हैं, ब्लैक कलर का फाइल जिसपे येलो कलर से कुछ कुछ लिखा होता है, वही लिखा होता है वो एलजी सीसी आईटीआर, वो केसेस का रेफरेंस। फिर अब उस जर्नल में हम जर्नल उठाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे, केस नंबर देखेंगे और उसके डिसीजन को रेफर करके हम आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए ये इस तरीके से लिखा होता है। तो आप जो बच्चे नोट कर रहे हैं एक बार लिख लीजिए, एक्स वर्सेस वाई, बीओएम 14, एलजीसीसी, आईटीआर 143। पहला नाम पिटिशनर का होता है जो केस फाइल करता है, दूसरा नाम होता है डिफेंडेंट का, और चूंकि ये दोनों लॉ में दुखी है इसलिए इनको बोलते हैं प्लेंटिफ। ब्रैकेट में जो होता है वो कोर्ट का नाम होता है, उसके बाद नंबर ऑफ केस होता है, उसके बाद एलजी है कि सीसी है कि आईटीआर है। अगर एलजी है मतलब लॉ जर्नल में मिलेगा, सीसी है मतलब कंपनी केस है, और आईटीआर है मतलब इनकम टैक्स रेकनर है। और लास्ट में जो नंबर होता है वो होता है पेज नंबर। तो हाउ टू रीड केस स्टडी, किसी भी केस स्टडी को कैसे पढ़ते हैं ये देख रहे थे आप।
हाउ टू रीड एंड केस स्टडी। बेटा कल के दिन में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, तो आपको अगर किसी ने पूछा कि भैया, या मान लो किसी बच्चे ने या फिर के भाई बहन ने या किसी ने पूछा कि भैया ये बताओ तो जरा केस लॉ कैसे पढ़ते हैं, तो ये तो आपको खुद तो आना चाहिए। ये वो बारीकियां हैं जो आपको कोई नहीं बताता, ये बारीकियां हैं जो आपको कोई नहीं बताता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, सब कल के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बेटा। हो गया आपका लिखा हुआ, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे है का मैसेज कीजिए। ये नोट्स हम लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, तो उनको मैंने ये नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, उनको वो नोट्स मिल गया है, उनके पास नोट्स है, प्रिंट आउट निकालिए, लिखने की जरूरत नहीं है। जिस समय टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को सुनिए, वहां टिक कीजिए, देखिए, सुनिए, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कीजिए, और उसके बाद में एक बार खुद से उसको रिवाइज करके और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सब हो जाएगा, लिखना, पढ़ना, रिवाइज करना, राइटिंग प्रैक्टिस सब हो जाएगा। आप लिख लें तो मुझे आगे बताइए, हम आगे बढ़े। हाउ टू रीड एंड केस स्टडी, तो हम आगे बढ़े। Types of companies, 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 types of companies। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने बहुत सारी कंपनियां पढ़ी हैं फाउंडेशन में। अगर हम आपसे पूछे कि क्या आप फाउंडेशन में नाम सुन के आए हैं, प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का, ओपीसी का, स्मॉल का, तो आप बोलेंगे हाँ। अगर हम आपसे पूछे कि क्या बेटा नाम सुन के आए हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, तो आप बोलेंगे हाँ। अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपने नाम सुना है गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, तो आप बोलेंगे हाँ। मैंने आपसे पूछा कि बेटा क्या आपने नाम सुना है सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, एक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी, तो आप कहेंगे हाँ। तो आप कहेंगे हाँ। मैंने आपसे पूछा कि आपने नाम सुना है लायबिलिटी के आधार पे कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, तो भी आप बोलेंगे हाँ। कुछ नाम इंटर में आप ऐसे सुनेंगे जो आपने फाउंडेशन में नहीं सुना है। अच्छा, तो हाँ, तो पहला बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनियां होती हैं 3, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कंपनियां होती हैं 3। कौन कौन? पहली होती है चार्टर्ड कंपनी, पहली होती है चार्टर्ड कंपनी, दूसरी होती है बेटा स्टैट्यूटरी कंपनी, और तीसरी होती है रजिस्टर्ड कंपनी। मैडम ये तो हम फाउंडेशन में नहीं सुने थे। कोई बात नहीं बेटा, फाउंडेशन में नहीं पढ़ना। आपने नहीं सुना तो आपने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है। आपको नहीं पढ़ना था फाउंडेशन में, इंटर में पढ़ना है तो हम पढ़ा रहे हैं।
इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कंपनियां तीन होंगी बेटा, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनियां तीन होंगी, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। अब आपको इन तीनों के बारे में पढ़ना है। पहला, चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड, चार्टर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ट, आप जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर्ड? चार्टर्ड वर्ड का मतलब होता है भाड़े का, किराए का। तो मैडम क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट किराए का अकाउंटेंट होता है क्या? नहीं नहीं बेटा, चार्टर्ड के दो मतलब होते हैं। पहला तो मतलब होता है भाड़ा, और दूसरा मतलब होता है अ पर्सन हैविंग स्पेशल राइट्स। अ पर्सन हैविंग स्पेशल राइट्स। तो जाहिर सी बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब होता होगा अ पर्सन हैविंग स्पेशल राइट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब होता है पर्सन हैविंग स्पेशल राइट। वैसे ही चार्टर्ड कंपनी का मतलब है कंपनी, द कंपनी हैविंग ए स्पेशल राइट गिवन बाय किंग, क्वीन या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। कोई भी ऐसी कंपनी जिसको वहां के राजा या रानी या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, उन कंपनियों को बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। आपको याद है एग्जांपल ईस्ट इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी बेटा? इंडिया में करने क्या आई थी? ट्रेडिंग, बिजनेस करने आई थी, व्यापार करने आई थी। यहाँ देखा उसने कि भैया यहाँ तो रॉ मटेरियल बहुत है, यहाँ तो हमारे इनके यहाँ बहुत सारे स्पाइसेस और ये सब बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो क्यों ना यहाँ से यहाँ, क्यों ना यहाँ पे अपनी आर्मी बुलाई जाए और आर्मी को बुला के और यहीं पे राज्य किया जाए और कॉलोनी बसाई जाए और यहीं पे रहा जाए। तो यही तो किया था अंग्रेजों ने ना बेटा। अंग्रेजों ने क्या किया? आए तो वो ट्रेडिंग करने थे, फिर उसने आर्मी बुलाई और उसके बाद यहाँ पे कॉलोनी बसाई। और हमारे आपको पता है हमारे यहाँ से इंडिगो, कॉटन वो ले जाते थे रॉ मटेरियल इंग्लैंड, और वहां से फिर उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के, कपड़े बना के, और हम ही भारतीयों को लाके बेचते थे महंगे दामों पे। उन्होंने देखा कि तो खुद झगड़ा करते हैं, ये तो राजा बनने में लगे हुए हैं कि हम राजा तो हम राजा, तो मेरा राज्य तो मेरा शासन। फूट डालो राज करो, फूट डालो एंड राज करो, यही उनकी प्राइम पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। अगर लोगों को बांट देंगे, उनमें एकता नहीं रहेगी, डिवाइड हो जाएंगे वो, तो हम उन पे शासन आसानी से कर सकते हैं। यही अंग्रेजों का मकसद था। तो इनकॉर्पोरेशन के आधार पे पहली कंपनी होती है चार्टर्ड कंपनी, कंपनी हैविंग ए स्पेशल राइट गिवन बाय किंग, क्वीन या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो हम आप टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में हम पहला बेसिस पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, पहला बेसिस हम यहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब आप टाइप्स बोलो, टाइप्स बोलो, क्लासिफिकेशन बोलो, काइंड बोलो, मतलब एक ही है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कितनी कंपनियां होती हैं? तीन, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कैसे बनी है कंपनियां, उसके आधार पे कितने टाइप की कंपनियां होती हैं? तीन, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी मतलब द कंपनी हैविंग ए स्पेशल राइट गिवन बाय किंग, क्वीन या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। जैसे एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी, आई थी व्यापार करने, फिर बुलाई आर्मी और बसा लिए यहीं पे कॉलोनी। और आप बचपन से एक बात पढ़ते हो ना बेटा, 200 साल के बाद अंग्रेज 200 साल तक यहाँ राज किए, उसके बाद हम उनको खदेड़ पाए, यहाँ से निकाल पाए। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन के आधार पे जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं बेटा स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी मतलब, स्टैट्यूटरी मतलब स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूट। द कंपनीज फॉर्म्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। ऐसी कंपनियां
जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे एलआईसी एक्ट 55 के तहत बनी है, एसबीआई के तहत बनी है, हमारा आईसीएआई बेटा, हमारा आईसीएआई, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत बनी है। अगर आपको अपना बचपन याद हो फाउंडेशन, तो फाउंडेशन पे जितने भी मॉड्यूल आए थे आईसीआई के, जाके देखिए वहां पे लिखा हुआ था क्या कि सेटअप बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या वहां लिखा हुआ था क्या कि सेटअप बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? हाँ या ना? हाँ या ना? तो स्टैट्यूटरी मतलब कंपनीज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, जैसे एलआईसी एक्ट के तहत बना है, एसबीआई एक्ट के तहत बना है, आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत बना है। स्टैट्यूटरी कंपनियां मतलब जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी हुई हैं। स्टैट्यूटरी कंपनियां, कंपनीज फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, जैसे एलआईसी, एसबीआई, आईसीएआई। तो इनकॉर्पोरेशन के आधार पे चार्टर्ड कंपनियां हो गई जिनको स्पेशल राइट मिला था किंग क्वीन गवर्नमेंट से। दूसरी हो गई कंपनीज जो स्पेशल एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट से बनी है, जिनको आपने स्टैट्यूटरी कंपनी कहा। और तीसरा नाम आता है बेटा रजिस्टर्ड कंपनियों का। तीसरा नाम किसका आएगा? रजिस्टर्ड कंपनियों का। रजिस्टर्ड कंपनी, तीसरी कंपनी कौन है? रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज, जब हम टाइप ऑफ कंपनी खत्म कर लेंगे ना बेटा, तो उसका हम एक डायग्राम बनाएंगे और हर कंपनी का जो एक स्पेशल बात होगा वो वहां पे लिखते चलेंगे, जिससे कि आपको वो पूरा डायग्राम के थ्रू पूरी कंपनी आपके दिमाग में रहे। तो रजिस्टर्ड कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी बेटा? सेक्शन 2+20 वाली। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब जो सेक्शन 2+20 में बनी है। देखिए डेफिनेशन पढ़िए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समृद्धि, समिष्ठा, करण और एक दो नेपाली बच्चों ने कल मैसेज किया था, मैंने उनको नोट्स प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं या अगर आप प्री रिजल्ट बैच आपने ज्वाइन करा है तो आप मुझे हाय का मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7291010463 और मुझे बोले मैम मेरा नाम ये है, तो हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको लिखने का टाइम बचा देंगे हम। लिखने का टाइम मैडम क्यों बचा रहे हैं? दो रीजन है बेटा। पहला रीजन है कि हम क्लास में केवल इसका हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, सामने लिखा हुआ है। लिखने का टाइम हम उस पूरा टाइम याद करने में समझने में लगा देंगे। नोट्स है ही मेरे पास, याद कर लिए, समझ लिए, और ये करने के बाद हम स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी लेंगे 200 पेजेस की, और जो मैंने आज पढ़ा
याद किया उसको एक बार कॉपी में लिख लेंगे, दोनों काम हो जाएगा, याद भी हो गया, समझ भी आ गया और हमने लिख भी किया। बहुत बार ऑनलाइन मोड में बच्चे गलती करते हैं, वो केवल लिखते रह जाते हैं, वो केवल लिखते रह जाते हैं, बातों को सुनते समझते और याद नहीं करते। तो अगर ये नहीं हो पाया तो फिर बाद में आपको कौन समझाएगा? तो आप मेरे साथ क्लास में एक एक मैटर समझिए, समझ के याद कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए, और उसके बाद जब आप उसको आधा घंटा में लिख लीजिएगा तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हैंड रिटन नोट्स आपके खुद का रेडी भी हो जाएगा, जो कि एक बेहतरीन नोट्स होगा, जिसको कल एग्जाम में आपको सिर्फ वही पढ़ के जाना और कुछ नहीं करना। हाय का मैसेज कीजिए और अपना नाम बताइएगा, बस अपना नाम बताएंगे। दीपक जी, देखिए नोट्स मिल गया। ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाइए। ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स अगर आपके पास है, टीचर आपको समझा रहा है, समझा के आपको क्लास में याद करा रहे हैं, याद करा के नोट्स दे दिए और आपको बोल रहे हैं बेटा जो आज पढ़ाया उसको तुम एक बार कैरेक्टरिस्टिक, एक बार 9 कैरेक्टरिस्टिक सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 कैरेक्टरिस्टिक एक बार लिख लो। जैसे ही तुमने 9 कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया, हो गया काम। फिर हम आगे टाइप्स ऑफ कंपनी में पहला क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनियां 3 होंगी, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी मतलब ऐसी कंपनियां जिनको स्पेशल राइट मिला है किंग से, क्वीन से या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, जैसे एसबीआई एक्ट के तहत, एलआईसी, आईसीआई, ये सब स्टैट्यूटरी कंपनियां हैं। और तीसरी होती है बेटा रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, रजिस्टर्ड कंपनी। दूसरा बेसिस होने जा रहा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनियां कितनी होती है। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो सकती है अनलिमिटेड, लाइबिलिटी हो सकती है लिमिटेड, लाइबिलिटी हो सकती है अनलिमिटेड, लाइबिलिटी हो सकती है लिमिटेड। अनलिमिटेड सेक्शन 2 क्लॉज 92 में है और लिमिटेड दो हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लाइबिलिटी दो तरीके की हो सकती है, अनलिमिटेड, लिमिटेड। अनलिमिटेड पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 92 में, और लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। अब आपको एक मतलब मुझे समझाना है, ये बात तो मैम हम फाउंडेशन में भी पढ़ के आए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड
अनलिमिटेड होती है। पर आप क्या अनलिमिटेड लिमिटेड का मतलब जानते हैं कि बस रटे थे? देखिए तो क्या मतलब है। एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, ए लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, ए लिमिटेड इज अ कंपनी। इसके पास असेट है 50 करोड़ के। असेट कितने के हैं? 50 करोड़ के। लाइबिलिटी कितने की है? 70 करोड़ की। मतलब लाइबिलिटी ज्यादा हो गई तो नेट लाइबिलिटी कितनी आ गई? 20 करोड़। नेट लाइबिलिटी कितनी है? 20 करोड़ की। मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इसका मतलब क्या हुआ? असेट तो खत्म हो गए, असेट तो सिर्फ 50 करोड़ के थे, लाइबिलिटी कितनी की थी? 70 करोड़ की। तो 50 करोड़ के असेट से 70 करोड़ की लाइबिलिटी कैसे निभाओगे? लाइबिलिटी बच जाएगी 20 करोड़ की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की, इसका मतलब है कि 20 करोड़ रुपए उनको अपना पर्सनल असेट बेच के लाना होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि ये जो 20 करोड़ रुपए अभी देने बाकी है ना, कंपनी की तो हालत खराब है, कंपनी का तो दिवालिया निकल गया, इसीलिए कंपनी के सारे एसेट बेच रहे हैं और कंपनी का लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। सारे एसेट बेचने के पास 50 करोड़ आए और लाइबिलिटी पड़ी हुई है 70 करोड़ की। नेट लाइबिलिटी बच गई 20 करोड़ की। 20 करोड़ कहां से लाई? अगर मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती बेटा, पर्सनल असेट, अपनी गाड़ी बेचो, घर बेचो, बीबी बच्चे बेचो, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बच्चे का पैम्पर, मतलब जो भी संपत्ति है वो बेच के लेके आना पड़ता पर्सनल असेट। यही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। तो वहां उनको अपना पर्सनल असेट, घर बार बीबी बच्चे बेच के लेके आना पड़ता था ना। तो यहाँ पे भी होता, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती तो पर्सनल असेट से चुकाना पड़ता। और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है?
चलो बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो सकती है अनलिमिटेड, लिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब आपको हम समझा रहे थे, अनलिमिटेड का मतलब होता है कि आपकी लाइबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है, आप अपने आप को बेचिए, घर बार बेचिए, बीवी बच्चों को बेचिए, जैसे बेचिएगा लेके आइए। पर्सनल असेट, पेड आउट ऑफ पर्सनल असेट, पर्सनल असेट। और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब 20 करोड़ अनपेड रह जाएंगे। क्यों अनपेड रह जाएंगे? सारे असेट तो खत्म हो गए कंपनी के। कंपनी के पास टोटल असेट कितने का था? 50 करोड़। लाइबिलिटी कितने की थी? 70 करोड़। तो सारे असेट तो बेच दिए, कहां से लेके आए पैसे? तो वो 20 करोड़ क्या रह जाते? अनपेड। ये मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का, कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अब कंपनी के पास नहीं है पैसे, कंपनी के असेट खत्म हो गए, तो अनपेड कहां से चुकाएगी कंपनी? लेकिन अगर मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती तो मुझे अपने आप को बेचना होता, घर बार बेचना होता, बीवी बच्चे बेचना होता, और पर्सनल असेट लेके आना पड़ता। सेक्शन 2 क्लॉज 92 में अनलिमिटेड का मतलब है कंपनी हैविंग नॉट, मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर। जब मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट ना हो तो बोलेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी, और जब लिमिट लगा दिया आपने तो उसको बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? याद तुमने किया होगा, तुमने गारंटी कंपनी में याद किया होगा कि मेंबर्स ने गारंटी दी है मेमोरेंडम में कि अगर कल कंपनी का खराब समय आया तो मैं दिस मच ऑफ असेट लेके आऊंगा, दिस मच ऑफ असेट कंट्रीब्यूट करूंगा। इसको बोलते हैं गारंटी। कंपनी मेंबर्स ने क्या दी है? गारंटी। जिस समय वो मेमोरेंडम साइन कर रहे थे उसी समय गारंटी दी थी कि कल अगर कंपनी का खराब समय आया, खराब समय मतलब अगर कंपनी का लिक्विडेशन में जाएगी, कल कंपनी अगर वाइंडिंग अप में जाएगी, तो मैं अपने घर से 2 करोड़ रुपए लेके आऊंगा, मैंने गारंटी दी है। इसको बोलते हैं गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो बोल रहा है कि मान लो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 18 को हुआ, 1 अप्रैल 18 को रजिस्ट्रेशन हुआ। ए बी सी डी इतने पैसे लेके आए थे, 50 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, टोटल 120 करोड़। वाइंडिंग अप, कंपनी की स्थिति खराब हो गई, चलते चलते 18 में बनी थी, 31 में 2023 में क्या कराना पड़ा बेटा? लिक्विडेशन वाइंडिंग अप। जिस समय कंपनी का वाइंडिंग अप लिक्विडेशन हो रहा है उस समय कंपनी के पास लाइबिलिटी ज्यादा हो गई असेट से, नेट लाइबिलिटी निकल के आ गई 60 करोड़। तो भैया अब ये 60 करोड़ इनको लेके आना पड़ेगा, और क्या? 60 करोड़ विच इज लोअर, विच एवर इज लोअर। नेट लायबिलिटी है 60 करोड़, हम लेके आएंगे बोले 120 करोड़, तो कितना लेके आएंगे? दोनों में जो कितना कम है, दोनों में जो कम होगा उतना ही तो लेके आना होगा। 60 करोड़ लेके आएंगे, हो जाएगा। और अगर लायबिलिटी कम है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, असेट से हम पूरी की पूरी लायबिलिटी चुका देंगे। समस्या कब होगी? जब असेट कम और लायबिलिटी ज्यादा हो जाए तब तो समस्या होगी ना बेटा। तो ये मतलब होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का, कि मेंबर्स इन कॉर्पोरेशन के समय गारंटी दिए हैं। ए ने कहा कि अगर कल कंपनी का हमेशा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन वाइंडिंग अप ओनली, जब खराब स्थिति हो गई, कंपनी मरने की कगार पे, अपनी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, तो ए ने कहा मैं 50 करोड़ रुपए घर से लेके आऊंगा, बी ने कहा 30 करोड़ लेके आऊंगा, सी ने कहा 20 करोड़ लेके आऊंगा, और डी ने कहा 20 करोड़ लेके आऊंगा। तो अगर
कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ, लिक्विडेशन हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, तो ये घर से लेके आएंगे इतने पैसे, कितने, जितने की जरूरत है। 60 करोड़ चाहिए और बोले हैं कि 120 लेके आएंगे, तो कितना लेके आएंगे? 60 करोड़ जितना चुकाना है, पीछे भरे लोअर। आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा अनलिमिटेड गारंटी शेयर, लेकिन इस तरीके से आपने समझा नहीं होगा। ये तो हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि इस तरीके से आपने मतलब नहीं समझा होगा। यही अंतर है बेटा फाउंडेशन और इंटर में। इंटर में हम ज्यादा लॉजिकल होंगे, ज्यादा एनालिटिकल होंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनको समझते हैं। फाउंडेशन में हम लोग चलो ठीक है, अनपेड सेलर का ये राइट है, हाँ चलो रटो, ऑक्शन से लिए होता है, हाँ चलो रटो। तो फाउंडेशन ये होता है। इंटर में हम थोड़ा सा एनालिटिकल लॉजिकल ज्यादा होते हैं। बात ठीक है? तो आगे बढ़े। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का भी मतलब समझ जाओ। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 20 को, वाइंडिंग अप में जा रही है बाद में। इसमें मैंने कहा है लिमिटेड बाय शेयर्स में कि आज से लेके कल तक, आज से लेके कल तक मतलब जिस दिन कंपनी बनी, एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, कॉल्स में या वाइंडिंग अप, जब भी आप मांगिएगा मुझे जितने रुपए पर शेयर पेमेंट करना है वो हम कर देंगे। जब भी मांगिएगा, जब बोलिएगा तो कर देंगे। एप्लीकेशन के टाइम मांगिएगा तो एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में मांगिएगा तो अलॉटमेंट में, कॉल्स कीजिएगा तो कॉल में, और वाइंडिंग अप जब भी मांगिएगा, जब भी आप बोलिएगा उतने पैसे हम लेके आएंगे, जब भी बोलिएगा उतने पैसे लेके आएंगे, से लेके कल तक। लेकिन ध्यान रहे, गारंटी में हम केवल वाइंडिंग अप में पैसे लेके आएंगे बेटा, और अनलिमिटेड में भी मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, हमेशा नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड का ये मतलब है। अनलिमिटेड में मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी बट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। गारंटी मैंने दिया है जिस समय मेमोरेंडम साइन कर रहे थे, सब्सक्राइब कर रहे थे कि अगर कल कंपनी की खराब स्थिति हुई, कल कंपनी अगर वाइंडिंग अप लिक्विडेशन में जाएगा तो हम अपना इतना पैसा लेके आएंगे। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब आज से लेके कल तक जब भी पैसा बोलो भैया देना ही है, 100 रुपए का 100 शेयर खरीदे हैं तो 100 × 100 10,000 देने हैं। जब मांगो, आज मांगो, कल मांगो, परसों मांगो, देंगे। डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। पहला, लिमिटेड बाय गारंटी, इन दिस कंपनी मेंबर और ऑनर एक्ट एज गारंटर। मेंबर और ऑनर क्या की तरह एक्ट कर रहे हैं? गारंटर। लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर की तरह। प्रैक्टिकल यूज, नॉर्मली नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीके की कंपनियां बनते हैं। जो एनपीओ है ना बेटा, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल, वही बनती हैं गारंटी कंपनियां। और दीज आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया में 99.99% कंपनियां कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनती हैं। कैपिटल क्लॉज, दे डोंट हैव कैपिटल क्लॉज, नहीं होता उनका। कैपिटल क्लॉज होता है, शेयर कैपिटल है ना उनके पास, इनके पास नहीं है। तो एज पर कंपनीज एक्ट पर्सन का मतलब क्या? एज पर कंपनीज एक्ट पर्सन का मतलब क्या? एज पर कंपनीज एक्ट पर्सन का मतलब कोई भी इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक बार देखिए क्या पर्सन का मतलब है। और अभी तक आपने 2 बेसिस पढ़ लिया, अभी तक आपने 2 बेसिस पढ़ लिया। पहला बेसिस था इनकॉर्पोरेशन का, दूसरा बेसिस था लाइबिलिटी का। पर्सन किसको बोलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक कितने होते हैं। शॉर्ट वीडियो के लिए और लॉ के नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है सहज सीए बाय सीए आरती मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट है हम।
तो आप मेरे सहज CA बाई CA आरती चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उससे आपको जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे, जो अमेंडमेंट आएंगे, जो आप पढ़ रहे हैं, उसका एक शॉर्ट, हर दिन हम शॉर्ट डालते हैं, जिससे कि 15 सेकंड में वो चीज आपको थोड़ा रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं। सहज CA बाई CA आरती के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी शॉर्ट वीडियोस, अमेंडमेंट, नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं वो आपको बताते हैं। बाकी क्लासेस तो आपको टॉपर्स के ऐप पे ही मेरी मिलती हैं। आप जैसे अगर जनवरी के लिए या उसके बाद के लिए, तो आपको टॉपर्स का हेल्पलाइन नंबर दिखता है, उस पर कॉल करके आप मेरी क्लासेस परचेज कर सकते हैं। CA फाउंडेशन की भी क्लासेस है मेरी, मात्र 750 में पूरा फाउंडेशन का कोर्स और 1100 में इंटर का कोर्स होता है। और वो डिपेंड करेगा कि किस बैच के लिए आप ले रहे हैं। तो और बहुत वेरी नॉमिनल रेट में हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे CA बने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेस टू फेस में हम लोगों के पास यहाँ लक्ष्मी नगर आके, दिल्ली में आके क्लासेस नहीं ले पाते। तो हम लोगों की बस ये पहल है कि हम लोग उन तक पहुंचे और वेरी नॉमिनल रेट में जेन्युइनली उनको क्लासेस दें, और क्लासेस ऐसे जिससे उनको फायदा हो। लेकिन फायदा होने के लिए आपको रेगुलर होना होगा, मैंने बोला है, आपको रेगुलर बेसिस पे जुड़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, टेस्ट देने होंगे, तो ही बेनिफिट होगा। और आपको ये हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए हाय का मैसेज कीजिए मुझे व्हाट्सएप पे 7291010463 पे, और आपको ये हैंड रिटन नोट्स दे देंगे हम। हैंड रिटन नोट्स का फायदा क्या है? हैंड रिटन नोट्स का फायदा ये है, हैंड रिटन नोट्स का फायदा ये है कि आपको जो है लिखना कुछ नहीं होगा क्लास में। आप क्लास के दौरान केवल मुझे सुने, समझें, और जब सुन लें, समझ लें, तो उसके बाद जो है आप घर में नोट्स कर लें। जय श्री माता जी।